आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंडियन रिवर सिस्टम को, जिसमें हम वन बाय वन भारत की प्रमुख नदियों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं देश की सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे पवित्र सेक्रेड रिवर गंगा के बारे में। मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स ने पूरे देश के नदीय तंत्र को 25 बेसिन्स में बांटा है और जिस तरह से आप इस मैप में देख सकते हैं, आज हम बात करने वाले हैं सबसे बड़े रिवर बेसिन गंगा के बारे में। और आप इस बेसिन मैप से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी नदी का बेसिन कहाँ पर स्थित है और उसका विस्तार कहाँ तक है। जिस तरह से सीरियल नंबर 1 है जो इंडस बेसिन है, 2A इज़ फॉर गंगा, 2B इज़ फॉर ब्रह्मपुत्र एंड 2C फॉर बराक एंड अदर रिवर्स। उसके बाद में 3 नंबर पर यहाँ पर गोदावरी नदी, 4 नंबर पर कृष्णा नदी, 5 नंबर पर कावेरी नदी यहाँ पर, फिर सुवर्णरेखा 6 नंबर यह, फिर ब्राह्मणी और बैतरणी नदी, और फिर 8 नंबर महानदी, और फिर पेन्नार आपके 9 नंबर यहाँ पर, फिर माही नदी 10 नंबर, और फिर साबरमती 11 नंबर, फिर नर्मदा 12 नंबर यहाँ पर, फिर ताप्ती नदी। इस तरह से हम 1 बाय 1 इनको डिस्कस करेंगे। आज जो डिस्कशन का टॉपिक है वो है गंगा बेसिन। से आप इस सर्किल में देख सकते हैं, ये वाला पार्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बेसिन की बात कर रहे थे, तो बेसिन के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं कि ये एक भौगोलिक यूनिट है जो कि एनक्लोजिंग एन एरिया ड्रेन्ड बाय स्ट्रीम्स एंड चैनल दैट फीड ए रिवर एट ए पर्टिकुलर पॉइंट। अर्थात बेसिन वह भाग है, वो ज्योग्राफिकल इकाई है जहाँ पर जो मुख्य नदी है और उसकी जो सहायक नदी है, उसके पानी द्वारा जिस क्षेत्र तक उसके पानी का बहाव होगा या जितना एरिया वो ऑक्युपाई करेगा वो इसका बेसिन होगा। सामान्यतः बेसिन की जो बाउंड्रीज हैं वो ऊंचाई से निर्धारित होती हैं, क्योंकि यहाँ से इस तरफ आप देखेंगे नदियों को बहने का कारण एक ढाल भी है और इसी आधार पर मोस्टली किसी बेसिन का डिमार्केशन होता है। गंगा का टोटल बेसिन देखें तो 8,61,404 किलोमीटर। टोटल लेंथ जो है वो 2525 किलोमीटर है। उत्तराखंड में इसकी लंबाई 450 किलोमीटर, यूपी में 1000 किलोमीटर, और शेयरिंग लेन जो यूपी बिहार की है वो 110 किलोमीटर, बिहार में 405 किलोमीटर, ये इतनी दूरी, और झारखंड में 40 किलोमीटर इसकी सहायक नदियों द्वारा, और वेस्ट बंगाल में 520 किलोमीटर। बात करें इसकी ट्रिब्यूटरीज की, तो राजस्थान से अगर शुरुआत करें तो चंबल नदी यमुना की सहायक नदी है और यमुना इटसेल्फ इट्स ए ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर। इसी तरह सिंध और बेतवा, केन, टोंस, सोन नदी, कोसी नदी जिसे बिहार का शौक कहते हैं क्योंकि ये नदी अपना मार्ग परिवर्तन के लिए कुख्यात है और अपना मार्ग बदलती रहती है, इसीलिए बाढ़ की स्थिति ज़्यादा भयावह हो जाती है। इसी तरह महानंदा नदी है, उत्तरी जो सहायक नदी है या लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी जिसे कहेंगे। उल्टे हाथ पर गंडक नदी, घाघरा, गोमती, अलकनंदा, और स्टार्टिंग में इधर भागीरथी नदी और काली नदी। ये सब गंगा की सहायक नदी हैं। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि गंगा जो कि भारत की सबसे इम्पोर्टेंट नदी है, उसकी ट्रिब्यूटरीज, उसकी सहायक नदियाँ आपको याद होनी चाहिए। इस तरफ हुगली नदी, ये सब सहायक नदियां हैं गंगा की।
गंगा क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि टोटल जो एरिया है इंडिया का, उसका 26% पार्ट गंगा का बेसिन कवर करता है, और 43% जो जनसंख्या है वो गंगा के बेसिन में रहती है, अर्थात उनके जीविका का एक प्रमुख आधार और उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट नदी गंगा है। सेकेंड हाईएस्ट एवरेज एनुअल सरफेस वाटर पोटेंशियल, यानी सरफेस पे जो नदियों में पानी है उसका 28% ऑफ इंडिया के टोटल जो नदियों का जल है उसका 28% गंगा में है। 38% ऑफ इंडियाज टोटल एस्टिमेटेड यूटिलाइज वाटर कम्स फ्रॉम गंगा बेसिन। जो इंडिया का टोटल यूटिलाइज्ड वाटर है, जितना पानी यूज होता है उसका 38% गंगा से आता है। एस्टिमेटेड यूटिलाइजेशन सरफेस वाटर ई गंगा इज़ 48% ऑफ इट्स टोटल पोटेंशियल एज कम्पेयर टू 4% ऑफ ब्रह्मपुत्र। और नियरली 40% जो इंडिया की टोटल एस्टिमेटेड रिप्लेनिशेबल ग्राउंड वाटर है, जो ग्राउंड वाटर यूज़ हो रहा है उसका टोटल जो 40% है वो गंगा की देन है। ये फैक्ट्स इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आगे हम डिस्कस करने वाले हैं कि इतना कंट्रीब्यूशन गंगा का है, लेकिन गंगा के अंदर प्रदूषण की एक बहुत बड़ी समस्या है। इसके लिए क्या क्या एक्शन प्लान अब तक आए हैं वो हम डिस्कस करेंगे, और क्या एफर्ट्स किए जा रहे हैं इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक जो समस्या गंगा के नदी के साथ है वो है इसका वाटर पॉल्यूशन, जो कि शहरों का जो गंदा जल है वो गंगा के पानी में मिलता है, जिससे वहाँ का प्रदूषण बढ़ रहा है। और इंडस्ट्रीज़ जो हैं उसके आसपास, उससे प्रदूषण काफ़ी बढ़ रहा है। और जो आर्सेनिक, फ्लोराइड और आयरन जैसे हैवी मेटल्स से वहाँ का जो ग्राउंड वाटर है वो भी दूषित हो रहा है। हम बात करेंगे गंगा के बेसिन को हम 3 भागों में बांटेंगे, अपर पार्ट, मिडिल पार्ट एंड लोअर पार्ट। अपर पार्ट में क्या समस्याएं हैं और क्या विशेषताएं हैं, मिडिल पार्ट में क्या समस्याएं हैं और लोअर पार्ट में क्या समस्याएं हैं। क्योंकि इसका ज्योग्राफिकल एरिया काफ़ी बड़ा है, इसलिए हमने इसको 3 भागों में बांटा है। जो सबसे ऊपर का पार्ट है वो है गंगोत्री से हरिद्वार का तक, अर्थात यहाँ से गंगा का उद्गम होता है। मैं आपको बता दूं कि जो उत्तर भारत की नदियाँ हैं उनका जो पानी का सोर्स है, कि उसमें पानी जो सबसे पानी की आपूर्ति कहाँ से होती है, तो उसका लगभग 50% जो बरसात होती है उससे गंगा को पानी मिलता है। और जो 50% जो ये आप वाइट एरिया देख रहे हैं ये पहाड़ों पर जमी हुई बर्फ़ है, जिसे हिमनद कहते हैं आसान भाषा में मैं कहूँ तो। और इसी हिमनदों के जब ये पिघलते हैं तो इससे नदियों को पानी मिलता है। तो गंगोत्री ग्लेशियर से यहाँ से इसकी उत्पत्ति होती है गंगा की, और ऐसे ये बहती हुई नीचे मैदानी स्थल में आती है। तो हम बात कर रहे हैं इस गंगोत्री से हरिद्वार तक की, इस एरिया तक की, उत्तराखंड की। अगले में बात करेंगे यहाँ से वाराणसी तक, और उसके बाद में उसके अंतिम छोर तक। तो इसकी विशेषता यहाँ ये है कि यहाँ काफ़ी हाई वेलोसिटी है पानी के बहने की, क्योंकि पर्वतों से सीधे नीचे उतरती है नदी, और काफ़ी टूरिस्ट प्लेस हैं, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ हैं। चैलेंजेस जो हैं वो ये हैं कि यहाँ बीच बीच में जैसे टिहरी डैम बना हुआ है यहाँ पर, है ना, और इनसे इसके नेचुरल फ्लो में रुकावट आती है। और यहाँ पर वनों की कटाई भी काफ़ी हो रही है, इसलिए भी इसका नेचुरल फ्लो है वो बाधित हो रहा है। और जो हर्बल प्लांट्स हैं यहाँ पर, ये इनकी भी कमी होती जा रही है। और ये जो पर्वतीय इकोसिस्टम है या यहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है, यहाँ पर भी इनको पिछले कई सालों से इसमें काफ़ी नुकसान हुआ है। और ग्लेशियर भी रिट्रीट हो रहे हैं, यानी जो ग्लेशियर हैं वो जलवायु परिवर्तन के कारण जो तापमान बढ़ रहा है इसके कारण जो ग्लेशियर पीछे हटते जा रहे हैं। तो एक जो नेचुरल सप्लाई है पानी की वो भी बाधित हो रही है। और आप देख सकते हैं कि जैसे हरिद्वार पर यहाँ पर जैसे ही नदी मैदानी भाग में पहुँचती है, हमने पहले तराई और बाबर भी डिस्कस किया था, वो वाला एरिया है ये। यहाँ पर काफ़ी शुगर मिल्स हैं। ये जो ग्रीन डॉट्स हैं, हल्के ग्रीन, ये और पिंक कलर वाले ये पेपर इंडस्ट्रीज़ हैं।
तो इनसे भी काफ़ी पोल्यूशन इस नदी में जाता है। ये भी यहाँ की एक समस्या है। इसके बाद में जो मिडिल भाग की हम बात कर रहे हैं, ये वाला पार्ट हरिद्वार से लेकर के वाराणसी तक, यहाँ पर नदी जैसे ही पर्वत से नीचे उतरती है, आप ये देख सकते हैं यहाँ मैदानी भाग में आ चुकी है। और यहाँ पर जो काफ़ी बड़े बड़े फ्लड प्लेन्स ये बनाती है। और ये जो क्षेत्र है वो कछुओं के लिए, घड़ियाल के लिए, और जो गंगा डॉल्फिन, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि गंगा डॉल्फिन जो हमारा वो राष्ट्रीय जलीय जीव है, इसे हमने राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कर रखा है। और ये काफ़ी एंडेंजर्ड स्पीसीज़ है, इसकी संख्या कम होती जा रही है। और यूपी में ही यहाँ पर नरोरा एटॉमिक प्लांट भी है, ये भी एक जीके के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये करेक्टरिस्टिक्स एंड चैलेंजेस क्या है, यहाँ पर भी काफ़ी डाइवर्जन है नदी में बांध बना करके, काफ़ी इसके नेचुरल फ्लो को बाधित हुआ है। और हाई डिग्री ऑफ पॉल्यूटेंट्स जो हैं वो डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ से यहाँ आते हैं, जैसे कि शुगर मिल्स यहाँ पर काफ़ी हैं। आप देखिए यहाँ पर पूरा ये पार्ट जो है वो शुगर मिल्स हैं, यहाँ पर गन्ने की खेती काफ़ी होती है। और पेपर इंडस्ट्रीज़ हैं, और डॉल्फिन के क्रिटिकल स्ट्रेचेज है। ये जो क्षेत्र है वो गंगा डॉल्फिन के लिए इम्पोर्टेंट है, और यहाँ पर पोल्यूशन होना उसके अस्तित्व के लिए खतरा है। ट्रिब्यूटरीज आप देख ही रहे हैं। ये जो सबसे नीचे का पार्ट है, तीसरा पार्ट जो गंगा का लोअर पार्ट है, यहाँ पर जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो यहाँ पर नदी मीएंडरिंग काफ़ी करती है। मीएंडरिंग कहने का मतलब एक नदी सीधी बह रही है और उसमें यदि इस तरह से वलय हैं तो वह मीएंडरिंग कहलाता है। इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। और गंगा डॉल्फिन का ये जो चित्र है वो एक्टिव ब्रीडिंग एरिया है, यहाँ पर किसी भी तरह का प्रदूषण या गंगा डॉल्फिन के लिए खतरा पैदा करती है। और इसी में ही यहाँ पर जो वेस्ट बंगाल में हम बात करें तो यहाँ सुंदरवन जो कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और जो बंगाल टाइगर है उसके लिए भी एक उसका ग्रह है, ये वहाँ पर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। और इस क्षेत्र में यदि किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस या पोल्यूशन होता है तो वो उनके लिए नुकसानदेह है। यहाँ पर फ्रीक्वेंट फ्लड्स बहुत आती हैं, जैसे कोसी अपना मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती है, मैंने आपको बताया था। तो नेचुरली अगर नदी यहाँ से बह रही है तो लोग अपने घर या बसावट जो यहाँ कर लेते हैं। अब ऐसे में यदि नदी अपना मार्ग परिवर्तन कर लेती तो ये वाले जो भाग हैं वो जलमग्न हो जाएंगे। तो इस तरह की समस्या कोसी से जुड़ी हुई है, इसीलिए इसको बिहार का शौक भी कहते हैं। और ब्रह्मपुत्रा जब इधर से गंगा को जोड़ती है तो इन पर इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स भी हैं कि बांग्लादेश में जैसे गंगा एंटर करती है या ब्रह्मपुत्रा उधर चीन से आती है, तो इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स भी हैं उन दो देशों के बीच में। तो इस तरह से हमने देखा कि क्या चैलेंजेस हैं गंगा के सामने, गंगा नदी के सामने, और उसमें किस तरह से प्रदूषण बढ़ रहा है और किन जीवों के लिए वहाँ इस तरह का प्रदूषण हानिकारक है। इसके लिए ओवर द टाइम काफ़ी प्रयास किए गए हैं कि गंगा को किस प्रकार से शुद्ध किया जाए। गंगा के बचाव के लिए एक बेसिन बेस्ड अप्रोच अपनाई गई है। सबसे पहले जो प्रयास किया गया था वो था गंगा एक्शन प्लान 1। ये भी जीके का क्वेश्चन है, पूछा जाता है गंगा एक्शन प्लान कब आया था, तो ये 1985 में आया था। इसमें फोकस था मेन स्ट्रीम ऑफ गंगा, सहायक नदियों पर इतना फोकस नहीं था। 25 टाउन कवर किए गए थे आसपास के। फिर आया गंगा एक्शन प्लान 2 1993 में, जो कि एक्सटेंडेड उसका विस्तारित वर्जन था, और यह मर्ज कर दिया गया NRCP में, जिसका अर्थ है नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान, जो कि पहले GAP था गंगा एक्शन प्लान, जो बाद में नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान बन गया। इसमें जो 4 ट्रिब्यूटरीज ली गई, यमुना को लिया गया, गोमती को, दामोदर को और महानंदा। जब NRCP आया तो वह मर्ज हो चुका था गंगा एक्शन प्लान में 1995 में। इसने 21 मेजर रिवर्स को लिया कंट्री के, 8 जो थे वो, क्योंकि नेशनल लेवल का था, और
जिसमें 8 गंगा की रिवर्स थी, जैसे बेतवा, चंबल, गंगा खुद, महानंदा, मंदाकिनी, रामगंगा और यमुना। इसके बाद में आया NGRBA, नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी। इसके लिए एक सेपरेट अथॉरिटी बनाई गई गंगा 2009 में। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इसके चेयरमैन थे। और उसके बाद में अब जो प्रोजेक्ट चल रहा है वो है नमामि गंगे, जिसमें ये अलग से इसके लिए मिनिस्ट्री क्रिएट की है, मिनिस्ट्री ऑफ गंगा रिज्यूनेशन, गंगा के पुनरुद्धार के लिए। इसमें 11 बेसिन स्टेट्स हैं जो गंगा कवर करती है उन स्टेट्स में। और इसके लिए कंजर्वेशन विजन फॉर ऑल ट्रिब्यूटरीज, उसकी जो सहायक नदियाँ, सभी सहायक नदियों को इसमें इंक्लूड किया है। किस तरह से गंगा को प्रदूषण मुक्त किया जा सकता है और ऑप्टिमम यूज़ ऑफ गंगा, उसके जल को अधिकतम इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, उसको साफ़ कैसे किया जा सकता है, इसके प्रयास जारी हैं। तो ये तो था गंगा की। आज हमने सहायक नदियाँ पढ़ी, उसके पोल्यूशन का कारण पढ़ा, उसके उत्पत्ति कहाँ से होती है और इसके बारे में हमने डिस्कस किया। आगे हम इसी जो हमने श्रृंखला शुरू की है सीरीज़ को इंडियन रिवर सिस्टम के, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे और नदियों के बारे में। थैंक यू।